हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी ऐप चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। इस पाठ का कार्मिक प्रशासन का पहला सेशन आपके पास पहुंच गया है। ये दूसरा सेशन है। तो दूसरे सेशन का पहला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 54, विकासशील राष्ट्रों का लक्षण है। तो विकासशील राष्ट्रों का क्या लक्षण है ये आपको बताना है भाई। तो प्रति व्यक्ति आय का कम होना। हाँ भाई, विकासशील राष्ट्रों में प्रति व्यक्ति आय कम होती है। संपूर्ण निर्धनता की व्यापकता। भाई चारों ओर व्यापक निर्धनता की व्यापकता रहती है। लोग निर्धन रहते हैं, व्यक्ति निर्धन रह जाते हैं। रोजगार की शोचनीय स्थिति, लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता, ये भी विकासशील राष्ट्रों का लक्षण है। और यदि ये तीनों लक्षण है तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन द। प्रश्न नंबर 54 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 55, विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं। विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं बांग्लादेश, भूटान, इथोपिया और भारत, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा और फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन तथा नॉर्वे, जापान, रूस, स्पेन, रूस और इटली। तो आपसे विकासशील राष्ट्रों के बारे में पूछा जा रहा है कि विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में कौन आते हैं। तो भाई ये ऑप्शन देखने से आपको ही पता चल गया होगा। मैं भी आपको बता रहा हूँ, विकासशील राष्ट्रों में बांग्लादेश, भूटान, इथोपिया और भारत आते हैं। प्रश्न नंबर 55 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 56, विकासशील राष्ट्रों की जनसंख्या संबंधी विशेषता नहीं है। विकासशील राष्ट्रों की जनसंख्या संबंधी विशेषता नहीं है। क्या नहीं भाई? जनसंख्या का अधिक घनत्व, जनसंख्या की अधिक वृद्धि दर, अल्प आयु मृत्यु दर ऊंची रहती है, उत्पादन करने वाली जनशक्ति का अधिक होना। तो प्रश्न नंबर 56, विकासशील राष्ट्रों की जनसंख्या संबंधी विशेषता नहीं है। तो पहले हम देख लेते हैं कौन सी विशेषता है। तो यहाँ पे जनसंख्या का अधिक घनत्व रहता है, जनसंख्या की अधिक वृद्धि दर रहती है, अल्प आयु मृत्यु दर ऊंची रहती है, ये भी सही है। पर यहाँ विशेषता नहीं है, उत्पादन करने वाली जनशक्ति का अधिक होना, ये विकसित राष्ट्रों की विशेषता है भाई। ये विकासशील राष्ट्रों की विशेषता नहीं है। यही ऑप्शन आपका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 56 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 57, विकासशील राष्ट्रों में आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ी हुई जनसंख्या रहती है, क्योंकि विकासशील राष्ट्रों में आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ी हुई जनसंख्या रहती है क्योंकि प्रश्न नंबर 57 का ऑप्शन देख लें। साहसियों की कमी रहती है, सरकारी प्रशासन पर धनी जमींदारों और एवं पूंजीपतियों का प्रभुत्व रहता है, जन समाज को तकनीकी एवं विपणन की परिस्थितियों का ज्ञान नहीं होता है। उपर्युक्त तीनों कारण विद्यमान रहते हैं। तो प्रश्न नंबर 57 में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि साहसियों की यहाँ कमी रहती है, सरकारी प्रशासन पर कुछ वर्गों का प्रभुत्व रहता है जैसे धनी वर्ग या पूंजीपत वर्ग, और जन समाज को तकनीकी एवं विपणन की परिस्थितियों का ज्ञान ही नहीं होता है। तो आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा? आपका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन द, उपर्युक्त तीनों कारण विद्यमान रहते हैं। प्रश्न नंबर 58, तीसरी दुनिया उन देशों का समूह है। तीसरी दुनिया उन देशों का समूह है जो कच्चा माल पैदा करते हैं,
या जो बड़े देशों के उपनिवेश थे, या जो आधुनिक औद्योगिकरण से बहुत दूर हैं, या जिनमें उपर्युक्त तीनों लक्षण है, तो तीसरी दुनिया के उन देशों का समूह है। तीसरी दुनिया में जो कच्चा माल पैदा करते हैं, जो बड़े देशों के उपनिवेश थे और जो आधुनिक औद्योगिकरण से बहुत दूर भी हैं। आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन द। ऑप्शन द आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59, 3 वर्ड्स ऑफ डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? 3 वर्ड्स ऑफ डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो फ्रेडरिक्स हैं, या एर्विंग होरोविज हैं, या मैक्स वेबर हैं, या हर्बर्ट साइमन हैं। प्रश्न नंबर 59 का उत्तर देने का प्रयास करें। 3 वर्ड्स ऑफ डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक, तो भाई 3 वर्ड्स ऑफ डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक एर्विंग होरोविज हैं। प्रश्न नंबर 59 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। एर्विंग होरोविज के अनुसार विकास की तीसरी दुनिया है। एर्विंग होरोविज के अनुसार विकास की तीसरी दुनिया है पश्चिमी यूरोप तथा अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के राष्ट्र, सोवियत रूस तथा उसके गुटीय राष्ट्र, या उपर्युक्त तीनों। प्रश्न नंबर 60 का उत्तर दें भाई। तो एर्विंग होरोविज के अनुसार विकास की दुनिया है तीसरी दुनिया। एर्विंग होरोविज के अनुसार विकास की तीसरी दुनिया है ऐसे लोगों का समूह, ऐसे देशों का समूह जो जिसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के राष्ट्र आते हैं। तो प्रश्न नंबर 60 में ऑप्शन बा तीसरी दुनिया, इन देशों को कहा जाता है एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के राष्ट्र। अगले प्रश्न पे आ जाएं। तीसरे विश्व के देशों की सामान्य विशेषता क्या है? तीसरे विश्व के देशों की सामान्य विशेषता, अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था हाँ रहती है, विधायिका का ह्रास रहता है, विलासितापूर्ण खर्चे रहते हैं। अगर ये तीनों है तो ऑप्शन द आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलें। प्रश्न नंबर 62, विकासशील देशों में औपनिवेशिक दासता के युग में प्रशासन तो था, किंतु उसे लोक प्रशासन की संज्ञा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि विकासशील देशों में औपनिवेशिक दासता के युग में प्रशासन तो था, किंतु उसे लोक प्रशासन की संज्ञा नहीं दी जा सकती। क्योंकि भाई देखना है कि भाई क्यों नहीं दी जा सकती। प्रश्न नंबर 62, औपनिवेशिक प्रशासन जन कल्याणकारी राज्य की धारणा पर आधारित था। भाई नहीं, ये जन कल्याण के आधार पे तो आधारित ही नहीं था, जन कल्याण की भावना नहीं थी। औपनिवेशिक प्रशासन नकारात्मक एवं नियामकीय स्वरूप वाला था, यही सही है। औपनिवेशिक प्रशासन अत्यधिक उदारवादी था, नहीं भाई उदारवादी नहीं था। औपनिवेशिक प्रशासन विकास प्रशासन था, ये भी गलत है। आपसे पूछा जा रहा है विकासशील देशों में औपनिवेशिक दासता के युग में प्रशासन तो था, किंतु उसे लोक प्रशासन की संज्ञा नहीं दी जा सकती, क्योंकि औपनिवेशिक प्रशासन नकारात्मक एवं नियामकीय स्वरूप वाला था। प्रश्न नंबर 62 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 63, अधिकांश विकासशील देशों के प्रशासन की आज भी विशेषता है।
अधिकांश विकासशील देशों के प्रशासन की आज भी विशेषता है। तो क्या है? नियामकीय प्रशासन है, भय और आतंक है, विविधज्ञ प्रशासक हैं, या उपर्युक्त सभी। तो अधिकांश विकासशील देशों में प्रशासन की आज भी विशेषता नियामकीय आयोग है, भय और आतंक का वातावरण है, विविधज्ञ प्रशासक हैं। और ये जब तीनों बातें हैं तो आपको उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 63 का ऑप्शन द सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 64, विकासशील देश वे हैं जिन्होंने पश्चिमी साम्राज्यवाद के विरुद्ध विद्रोह किया, जिन्होंने राजतंत्र की पुरानी शासन प्रणाली के खिलाफ बगावत की, जिन्होंने सामंतवादी सामाजिक व्यवस्था को उखाड़ फेंका, या जिनमें उपर्युक्त तीनों लक्षण हैं। प्रश्न नंबर 64, विकासशील देश वे हैं जिन्होंने पश्चिमी साम्राज्यवाद के विरुद्ध विद्रोह किया। विकासशील देश वे हैं जिन्होंने राजतंत्र की पुरानी शासन प्रणाली के खिलाफ बगावत की। विकासशील देश वे हैं जिन्होंने सामंतवादी सामाजिक व्यवस्था को उखाड़ फेंका। ये तीनों बातें सही हैं। आपका ऑप्शन द सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 64 का ऑप्शन द सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 65, विकासशील राज्यों का लक्षण नहीं है। विकासशील राज्यों का लक्षण नहीं है भाई। तो राजनीतिक अस्थायित्व ये लक्षण विकासशील राज्यों का है। बहुल समाज ये भी लक्षण विकासशील राज्यों में पाया जाता है। संरचनात्मक विभिन्नीकरण ये विकासशील राज्यों का लक्षण नहीं है। भ्रष्ट अधिकारी तंत्र विकासशील राज्यों का लक्षण है। भ्रष्ट अधिकारी तंत्र। तो यहाँ पूछा गया है लक्षण नहीं है, तो संरचनात्मक विभिन्नीकरण लक्षण नहीं है, और यही ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 65 का ऑप्शन सा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 66 पे आ जाएं। विकासशील देशों के लोक प्रशासन की समस्या। भाई विकासशील देशों के लोक प्रशासन की क्या समस्या है? विशेषज्ञ अधिकारी तंत्र का अभाव हाँ रहता है। भ्रष्ट नौकरशाही होती है। नौकरशाही का राजनीतिकरण होता है। और ये तीनों समस्याएं हैं विकासशील देशों में। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? प्रश्न नंबर 66 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 67, लोक प्रशासन भ्रष्टाचार, बेईमानी, जोड़ तोड़ एवं लाल फीताशाही में लिप्त होता जा रहा है। कहाँ पे होता जा रहा भाई? विकासशील देशों में, या पश्चिमी देशों में, या साम्यवादी देशों में, या इंग्लैंड में। तो लोक प्रशासन भ्रष्टाचार, बेईमानी, जोड़ तोड़ एवं लाल फीताशाही में लिप्त होता जा रहा है विकासशील देशों में। प्रश्न नंबर 67 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। विकासशील देशों में लोक प्रशासन भ्रष्टाचार, बेईमानी, जोड़ तोड़ एवं लाल फीताशाही में लिप्त होता जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 68, विकासशील देशों में लोक प्रशासन की अपेक्षित भूमिका है। विकासशील देशों में लोक प्रशासन की अपेक्षित भूमिका क्या है भाई? ये आपको बताना है। विद्यमान व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, व्यवस्था में उथल पुथल करने के लिए, औपनिवेशिक शासन के हितों के संरक्षण के लिए, पुलिस राज कायम करने के लिए। चलिए भाई उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 68
इसका उत्तर दें। विकासशील देशों में लोक प्रशासन की अपेक्षित भूमिका क्या है। और साथ में ये सेशन अपने दोस्तों के बीच जो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं, जो टीजीटी पीजीटी में भाग लेने वाले हैं, उनके पास जो आपके दोस्त हैं शेयर कर दीजिए। इसमें हमने पहले अधिक प्रश्नों की श्रृंखला चलाई है, बाद में रिवीजन क्लास में कम प्रश्न रख के उसकी विधिवत व्याख्या भी करके आपके पास भेजेंगे। तो अभी सेशन अधिक प्रश्नों की चल रही है, बाद में रिवीजन क्लास चलेगा। तो हम चाहते हैं कि आपकी पूर्ण तैयारी हो। ये अभी ऐसे प्रश्न चल रहे हैं जो आपको देखने में बहुत कठिन लग रहे होंगे, पर ऐसे ही प्रश्न से सफलता रुक जाती है। जो कठिन प्रश्न हैं वो 20-25% कठिन प्रश्न आ जाते हैं, वही गलत करके हम लोग चले आते हैं। और मैं चाहता हूँ पहले उन्हीं प्रश्नों को आपके पास ले आएं। आप उन प्रश्नों को 2 बार 3 बार 4 बार मतलब ऐसा रिवीजन करें कि उन प्रश्नों पर भी आपकी पकड़ मजबूत हो जाए। तो चलिए प्रश्न नंबर 68 में बताएं, विकासशील देशों में लोक प्रशासन की अपेक्षित भूमिका क्या है। तो ये विद्यमान व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नहीं है, न औपनिवेशिक शासन के हितों के संरक्षण के लिए है, न पुलिस राज कायम करने के लिए है। ये व्यवस्था में उथल पुथल करने के लिए है भाई। प्रश्न नंबर 68 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। विकासशील देशों में लोक प्रशासन की अपेक्षित भूमिका है व्यवस्था में उथल पुथल करने के लिए। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 69, विकासशील देशों में लोक प्रशासन का प्रमुख कार्य क्या है। विकासशील देशों में लोक प्रशासन का प्रमुख कार्य यथास्थिति बनाए रखना, या सामाजिक न्याय की पूर्ति करना, या उच्च वर्ग का संरक्षण करना, या कानून व्यवस्था बनाए रखना भाई। प्रश्न नंबर 69 का उत्तर दें भाई। विकासशील देशों में लोक प्रशासन का प्रमुख कार्य क्या है। तो विकासशील देशों में लोक प्रशासन का प्रमुख कार्य है सामाजिक न्याय की पूर्ति करना। प्रश्न नंबर 69 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 70, विकासशील देशों में प्रचलित लोक प्रशासन के लक्षण हैं। विकासशील देशों में प्रचलित लोक प्रशासन के लक्षण हैं। प्रश्न नंबर 70, पश्चिमी प्रतिमान वाला प्रशासन तंत्र, तकनीकी प्रवीणता वाले प्रशासकों का अभाव, अधिकारी तंत्र द्वारा अविकासात्मक क्षेत्रों पर बल, उपर्युक्त तीनों। तो विकासशील देशों में प्रचलित लोक प्रशासन के लक्षण पश्चिमी प्रतिमान वाला प्रशासन तंत्र है, तकनीकी प्रवणता वाले प्रशासकों का अभाव रहता है, अधिकारी तंत्र द्वारा अविकासात्मक क्षेत्रों पर ज़्यादा बल दिया जाता है, और ये तीनों लक्षण है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा। ऑप्शन द। प्रश्न नंबर 70 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 71, विकासशील देशों की प्रशासन व्यवस्था का लक्षण है। यहाँ भी विकासशील देशों की प्रशासनिक व्यवस्था का लक्षण पूछा जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 71 देख लें। प्रशासन व्यवस्था स्वदेशी ना होकर पाश्चात्य देशों की नकल मात्र है। सही है, ये भी लक्षण विकासशील देशों में पाया जाता है। नौकरशाही में विकास कार्यक्रमों को पूरा करने वाली दक्ष मानव शक्ति का अभाव रहता है। नौकरशाही औपचारिकता एवं लाल फीताशाही को अनावश्यक महत्व देती है। ये भी तीनों लक्षण विकासशील देशों की प्रशासन व्यवस्था में पाया जाता है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा। ऑप्शन द। प्रश्न नंबर 71 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। विकास प्रशासन से तात्पर्य
विकास प्रशासन से क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। तो प्रशासन का विकास करना, या विकास कार्यों का प्रशासन करना, या सरकारी प्रभाव के माध्यम से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लक्ष्यों में परिवर्तन पर जोर देने वाला प्रशासन, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको हर दूसरे तीसरे सेशन में ये बताने का प्रयास करता हूँ कि अगर कोई प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है, उसका उत्तर नहीं समझ में आ रहा है, और उसमें कोई ऑप्शन सबसे बड़ा दिया गया है जहाँ पे तुक्का मारने की बात आएगी, तो उसके लिए हम आपको बार बार बताने का प्रयास करते हैं कि अगर उस प्रश्न में अगर उत्तर आ रहा तब तो सही है, नहीं उत्तर आ रहा है तो जो ऑप्शन सबसे बड़ा होगा, ज़्यादा बड़ा होगा, उसी ऑप्शन पर तुक्का मारने की कोशिश करना। तो विकास प्रशासन से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन सा। ऑप्शन सा है सरकारी प्रभाव के माध्यम से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लक्ष्यों में परिवर्तन पर जोर देने वाला प्रशासन। प्रश्न नंबर 72 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 73, विकास प्रशासन का लक्षण है। विकास प्रशासन का क्या लक्षण है? जनता की समस्याओं के प्रति अधिक से अधिक कार्योन्मुख लक्षण है। विकासोन्मुख ये भी लक्षण है। परिवर्तनोन्मुख ये भी लक्षण है। विकास प्रशासन का ये जनता की समस्याओं के प्रति अधिक से अधिक कार्योन्मुख रहते हैं, विकासोन्मुख रहते हैं, परिवर्तनोन्मुख चाहते हैं, करना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो प्रश्न नंबर 73 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 73 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 74, नियामकीय प्रशासन का लक्षण नहीं है। नियामकीय प्रशासन का लक्षण नहीं है जनता से दूरी बनाए रखना। हाँ, ये नियामकीय प्रशासन का लक्षण है भाई। परिवर्तनोन्मुखता ये विकास प्रशासन का लक्षण है, नियामकीय प्रशासन का लक्षण नहीं। ये विकास प्रशासन का लक्षण है भाई। विकास प्रशासन का लक्षण है, प्रशासन का लक्षण है भाई। फिर सत्वोन्मुख, हाँ ये नियामकीय प्रशासन का लक्षण है। नकारात्मक नियामकीय प्रशासन का लक्षण है। तो ये परिवर्तनोन्मुख विकास प्रशासन का लक्षण है, नियामकीय प्रशासन का लक्षण नहीं है। आपसे लक्षण पूछा जा रहा तो और तीनों बातें जो हैं ये नियामकीय प्रशासन के लक्षण है। परिवर्तनोन्मुखता विकास प्रशासन का लक्षण है। यही ऑप्शन आपका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 74 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। विकास प्रशासन का लक्षण नहीं है। विकास प्रशासन का लक्षण नहीं है उत्तरदायित्व को टालना नहीं है, या जन सहभागिता नहीं है, या लक्ष्योन्मुखता नहीं है, या प्रगतिशीलता एवं लचीलापन नहीं है। तो आपको बताना है विकास प्रशासन का कौन सा लक्षण नहीं है। तो भाई ये जन सहभागिता इनका लक्षण है, लक्ष्योन्मुखता इनका लक्षण है, प्रगतिशीलता एवं लचीलापन भी इनका लक्षण है। तो क्या लक्षण नहीं है? उत्तरदायित्व को टालना ये नियामकीय प्रशासन का लक्षण है, विकास प्रशासन का लक्षण नहीं है। तो बस ऑप्शन आप सही उत्तर होगा। 75 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आ, उत्तरदायित्व को टालना ये विकास प्रशासन का लक्षण नहीं, नियामकीय प्रशासन का लक्षण है। तो प्रश्न नंबर 75 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76, विकास प्रशासन का लक्षण नहीं है। विकास प्रशासन का लक्षण नहीं है ये लक्ष्य अभिमुखी, हाँ लक्ष्य अभिमुखी होता है। परिवर्तन अभिमुखी भी चाहते हैं, नवीन प्रयोग करना चाहते हैं, पर लाल फीताशाही नियामकीय प्रशासन का लक्षण है भाई।
नियामकीय प्रशासन का लक्षण है। नियामकीय प्रशासन का लक्षण है। तो विकास प्रशासन का लक्षण नहीं, तो ऑप्शन सा विकास प्रशासन का लक्षण नहीं है। तो प्रश्न नंबर 76 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77, विकास प्रशासन परिवर्तन अभिमुखी प्रशासन है, जिसका अभिप्राय क्या है। अभी तक आपको बताया जा रहा था कि कौन सा विकास प्रशासन का लक्षण है और कौन सा नियामकीय प्रशासन का लक्षण है। अब आपसे पूछा गया है विकास प्रशासन परिवर्तन अभिमुखी प्रशासन है, तो इसका अभिप्राय क्या है। प्रश्न नंबर 77 का भाई उत्तर देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 77, किसी तंत्र या व्यवस्था का एक स्थिति से दूसरी स्थिति की ओर गतिमान विकास प्रशासन अभिमुखी का अभिप्राय है। चलिए, ऑप्शन आ आपका सही है। फिर विकास प्रशासन का अपना दर्शन है कि मूल्य बदलते रहते हैं, ये भी विकास प्रशासन अभिमुखी प्रशासन है, जिसका अभिप्राय ये भी है। फिर आगे देखें, यह परिवर्तन प्रशासनिक तंत्र के लिए अपने बाहरी वातावरण का सामना करने की क्षमता बढ़ाने की एक कार्यनीति है। विकास प्रशासन से अभिप्राय ये भी है। तो अगर ये तीनों विकास प्रशासन परिवर्तन अभिमुखी प्रशासन है, जिसका अभिप्राय ये तीनों बातें हैं, तो आपका उत्तर क्या सही होगा। ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 77 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य तर्कसंगत एवं सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य तर्कसंगत एवं सही है। ऑप्शन आ, हर कोई प्रशासनिक प्रणाली अनिवार्यता लक्ष्य अभिमुखी नहीं है। सभी प्रशासनिक प्रणालियां लक्ष्य अभिमुखी होती हैं। विकास प्रशासन का मुख्य ध्यान अधिक व्यवस्थित ढंग से लक्ष्यों को प्राप्ति पर है और ये लक्ष्य स्वभावतः प्रगतिशील होते हैं। प्रशासनिक प्रणालियों का लक्ष्यों से कोई संबंध नहीं है। यहाँ कौन सा वक्तव्य तर्कसंगत एवं सही है। तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ने पे लगेगा कि ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। विकास प्रशासन का मुख्य ध्यान अधिक व्यवस्थित ढंग से लक्ष्यों की प्राप्ति पर है और ये लक्ष्य स्वभावतः प्रगतिशील होते हैं। यही वक्तव्य तर्कसंगत एवं सही है। प्रश्न नंबर 78 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 79, लक्ष्यों की प्रगतिशीलता विकास प्रशासन का सर्वमान्य लक्षण है। लक्ष्यों की प्रगतिशीलता विकास प्रशासन का सर्वमान्य लक्षण है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित बिंदु का समावेश करना तर्कसंगत नहीं है। जिसके अंतर्गत निम्नलिखित बिंदु का समावेश करना तर्कसंगत नहीं है। तो देखते हैं कि कौन सा बिंदु लक्ष्यों की प्रगतिशीलता विकास प्रशासन का सर्वमान्य लक्षण नहीं है। यहाँ पे कौन से लक्षण हैं, कौन से लक्षण नहीं हैं, आपसे ये पूछा जा रहा। तो पहले सर्वमान्य लक्षणों को देख लेते हैं, फिर कौन सा लक्षण को समाहित नहीं किया जा सकता, अपने आप से पता चल जाएगा।
तो विकास की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी, ये लक्षण रहता है भाई। आय तथा संपत्ति का न्याय संगत वितरण, ये भी लक्ष्यों की प्रगतिशीलता विकास प्रशासन का सर्वमान्य लक्षण है। वंशवाद या एक परिवार का शासन, ये भाई इसको शामिल नहीं किया जा सकता। समता और धर्म निरपेक्षता के आधार पर सामाजिक समूह, तो आपका प्रश्न है लक्ष्यों की प्रगतिशीलता विकास प्रशासन का सर्वमान्य लक्षण है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित बिंदु का समावेश तर्कसंगत नहीं है, तो वो नहीं है ऑप्शन सा वंशवाद या एक परिवार का शासन। प्रश्न नंबर 79 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 80, वह कौन सा भारतीय विद्वान है जो विकास प्रशासन को नियोजित परिवर्तन के प्रशासन के रूप में देखता है? वह कौन सा विद्वान है जो विकास प्रशासन को नियोजित परिवर्तन के प्रशासन के रूप में देखता है? तो ये टी.एन. चतुर्वेदी हैं, या पाई पानिंदीकर हैं, या अशोक चंदा हैं, या जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 80 का उत्तर दे भाई। उस विद्वान का नाम बताना है जो विकास प्रशासन को नियोजित परिवर्तन के प्रशासन के रूप में देखते हैं, तो उस विद्वान का नाम है पाई पानिंदीकर। पाई पानिंदीकर महोदय ने विकास प्रशासन को नियोजित प्रशासन के रूप में देखा है। प्रश्न नंबर 80 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 81, समस्या समाधान के लिए विकास प्रशासन का रास्ता है। समस्या समाधान के लिए विकास प्रशासन का रास्ता है, क्या रास्ता है भाई? सिद्धांतवादी है, या परंपरागत है, या नवीनतावादी है, या जड़तावादी है? तो समस्या समाधान के लिए विकास प्रशासन का लक्षण है भाई ये नवीनतावादी है। प्रश्न नंबर 81 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ऑप्शन देखते हैं। विकास प्रशासन नियमोन्मुखी प्रशासन का पर्याय है। विकासोन्मुखी प्रशासन के लिए कार्य संचालन में अनुकूलतम लचीलापन आवश्यक है। नौकरशाही प्रशासन को विकास प्रशासन का पर्याय माना जाता है। तो पहले तो ये आप अच्छी तरह समझ लें, ऑप्शन आ गलत। विकास प्रशासन नियमोन्मुखी प्रशासन का पर्याय है, गलत। फिर ऑप्शन सा नौकरशाही प्रशासन को विकास प्रशासन का पर्याय माना जाता है, ये भी गलत है। जब यहाँ पे दो गलत हो गए तो ऑप्शन दा का कोई मतलब नहीं रहा। अब आपका उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन बा, विकासोन्मुखी प्रशासन के लिए कार्य संचालन में अनुकूलतम लचीलापन आवश्यक है। प्रश्न नंबर 82 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 83, विकास प्रशासन का गुण नहीं है। विकास प्रशासन का गुण नहीं है अधिकार अभिमुखी, या जन केंद्रित प्रशासन, या सहभागिता, या सृजनात्मक। तो विकास प्रशासन का गुण नहीं है। क्या गुण नहीं भाई? ये अधिकार अभिमुखी नहीं होते हैं, बस यही गुण नहीं है। विकास प्रशासन का गुण नहीं, अधिकार अभिमुखी। प्रश्न नंबर 83 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 84, विकास प्रशासन का गुण है। विकास प्रशासन का गुण है लचीलापन, हाँ इनका लचीलापन गुण है। नवीनतावादी, हाँ नवीनतावादी होते हैं।
प्रेरणात्मक होते हैं, हाँ होते हैं। तो आपका विकास प्रशासन का गुण ये तीनों है, तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन द। प्रश्न नंबर 84 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 85, प्रशासनिक विकास के अर्थ से संबंधित नहीं है। प्रशासनिक विकास के अर्थ से संबंधित नहीं है। प्रशासनिक तंत्र की क्षमता को बढ़ाना ये संबंधित है। प्रशासनिक ढांचों और प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण ये भी संबंधित है। प्रशासकों की मनोवृत्ति और व्यवहार में बदलाव पर जोर। प्रशासकों की मनोवृत्ति और व्यवहार में प्रशासकों पर जोर भाई ये भी। प्रश्न नंबर 85 ये भी संबंधित है। नौकरशाही एवं लाल फीताशाही की प्रवृत्ति को सुदृढ़ करना ये प्रशासनिक विकास के अर्थ से संबंधित नहीं है। नौकरशाही एवं लाल फीताशाही की प्रवृत्ति को सुदृढ़ करना प्रशासनिक विकास के अर्थ से संबंधित नहीं है। तो आपका उत्तर सही होगा। प्रश्न नंबर 85 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये तीनों इससे संबंधित हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 86। प्रश्न नंबर 86 इसमें आपको जोड़ा बनाना है। प्रश्न नंबर 86 देख लेते हैं। इसमें जोड़ा बना के आपको उत्तर देना है। एक तरफ विकास प्रशासन है, दूसरी तरफ परंपरागत प्रशासन है। ये दोनों के लक्षण हैं, तो अंतर क्या है? कौन सा विकास प्रशासन और परंपरागत प्रशासन में अंतर संबंधी कौन सा जोड़ा गलत है? आपको ये बताना है भाई कि कौन सा जोड़ा गलत है। प्रश्न नंबर 86 चलिए देखते हैं। विकास प्रशासन सृजनात्मक होता है, सही है। ये परंपरागत प्रशासन नकारात्मक होता है, ये भाई ये जोड़ा सही है। ये सृजनात्मक होते हैं, ये नकारात्मक होते हैं। विशाल आकार होता है, संकुचित आकार होता है। तो भाई इसका विशाल आकार होता है, इसका संकुचित आकार होता है, ये भी सही है। ये सरल एवं साधारण उद्देश्य रहता है इनका बहुमुखी तथा बहुयोजनीय उद्देश्य रहता है। ये उल्टा लिखा गया है, ये विकास प्रशासन का है भाई, ये विकास प्रशासन का है। और ये परंपरागत प्रशासन का है भाई, परंपरागत प्रशासन का है। तो ये जोड़ा गलत है, ये जोड़ा गलत है। फिर और देख ले चौथा भी, कार्यों में गतिशीलता रहती है और यहाँ पे परंपरागत प्रशासन में यथास्थितिवादी होते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा था विकास प्रशासन एवं परंपरागत प्रशासन में अंतर संबंधी कौन सा जोड़ा गलत है? तो ऑप्शन सा ये उल्टा लिखा गया है। इधर विकास प्रशासन लिख दिया गया, इधर परंपरागत प्रशासन लिख दिया गया, यही जोड़ा गलत है और यही ऑप्शन आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर सा, हाँ प्रश्न नंबर सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 87 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 87 ये भी वैसा ही प्रश्न है, इसमें ये कोट वाले प्रश्न नहीं हैं। आपके अंतर संबंधी सही या गलत बताना है। विकास प्रशासन एवं परंपरागत प्रशासन में अंतर संबंधी कौन सा जोड़ा सही है? इसमें आपसे वहाँ पूछा जा रहा था, सही नहीं है, यहाँ पूछा जा रहा है विकास प्रशासन एवं परंपरागत प्रशासन में अंतर संबंधी कौन सा जोड़ा सही है। तो प्रश्न नंबर 87 का जोड़ा देखते हैं भाई, कौन सा जोड़ा सही है। जन सहभागिता विकास प्रशासन का लक्षण है। नौकरशाही पर निर्भरता ये परंपरागत प्रशासन का लक्षण है, ये जोड़ा भाई सही है। तो और जोड़ा गलत है
उत्तर तो आपको यही पता चल गया, पर हमें ये केवल यही नहीं बताना है कि उत्तर आपका सही मिल गया, साथ में ये बताना है कि और प्रश्नों में या परीक्षा हाल में और कुछ भी पूछा जा सकता है। तो रूढ़वादी होते हैं परंपरागत प्रशासन, परिवर्तनोन्मुखी ये होते हैं विकास प्रशासन, उल्टा लिखा गया है। औपनिवेशिक ये परंपरागत हैं, लोकतांत्रिक विकास प्रशासन है। संकुचित क्षेत्र होता है परंपरागत प्रशासन का, और कार्यों का विस्तृत क्षेत्र होता है विकास प्रशासन का। तो ये तीनों गलत हैं, पर इसलिए बताया कि विकास प्रशासन और परंपरागत प्रशासन में क्या अंतर है, कौन कैसा प्रशासन है, इस बारे में इस प्रश्न को पूरा हमने बताया आपको। चलिए अगले प्रश्न पे आते जाते हैं। प्रश्न नंबर 88। अब सामान्य प्रशासन परंपरागत नहीं रह गया है। अब सामान्य प्रशासन परंपरागत नहीं रह गया है, क्योंकि भाई सामान्य प्रशासन की तकनीकी और टेक्नोलॉजी आधुनिक और परिष्कृत हो गई हैं। हाँ भाई, सामान्य प्रशासन परंपरागत प्रशासन नहीं रह गया, क्योंकि सामान्य प्रशासन की तकनीकी और टेक्नोलॉजी आधुनिक और परिष्कृत हो गई हैं। बात देख लें ऑप्शन, नवीनता और सृजनात्मकता को सामान्य प्रशासन में काफ़ी महत्व दिया जा रहा है, ये भी सही है। टैक्सेशन और कानून व्यवस्था के प्रशासन में जन सहयोग मांगा और प्रेरित किया जा रहा, ये भी सही है। तो आपका उत्तर कौन सही होगा? ऑप्शन द। प्रश्न नंबर 88 का ऑप्शन द। उपर्युक्त तीनों कारणों से अब सामान्य प्रशासन परंपरागत नहीं रह गया है। प्रश्न नंबर 88 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 89। निम्नलिखित में से किस प्रशासन में ऐच्छिक संस्थाओं और जन संगठनों के महत्व को स्वीकार किया जाता है? निम्नलिखित में से किस प्रशासन में ऐच्छिक संस्थाओं और जन संगठनों के महत्व को स्वीकार किया जाता है भाई? प्रश्न नंबर 89। तो ये सामान्य प्रशासन में किया जाता है, या विकास प्रशासन में, या परंपरागत प्रशासन में, या औपनिवेशिक प्रशासन में? प्रश्न नंबर 89 में उत्तर बताएं भाई। जन संगठनों के महत्व को स्वीकार किया जाता है, तो सामान्य प्रशासन में, या विकास प्रशासन में, या परंपरागत प्रशासन में, या औपनिवेशिक प्रशासन में? तो जन संगठनों के महत्व को स्वीकार किया जाता है विकास प्रशासन में। प्रश्न नंबर 89 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। विकास प्रशासन का प्रमुख लक्षण। विकास प्रशासन का प्रमुख लक्षण क्या है? जन सहभागिता, नियमों का पालन, पद सोपान, उचित प्रक्रिया से। और प्रमुख लक्षण पूछा जा रहा, तो प्रमुख लक्षण में आ जाएगा जन सहभागिता। प्रश्न नंबर 90 का ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। विकासशील देशों के लोक प्रशासन का लक्षण है। विकासशील देशों के लोक प्रशासन का लक्षण क्या है? प्रशासन का राजनीतिकरण, हाँ ये लक्षण है। उच्च प्रबंध तकनीकों का प्रयोग नहीं किया जाता। संवेदनशील प्रशासन नहीं है। सेवा भावना से प्रेरित प्रशासन नहीं है। तो विकासशील देशों के लोक प्रशासन का लक्षण प्रशासन का राजनीतिकरण है भाई। प्रश्न नंबर 91 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 92। विकासशील देशों के लोक प्रशासन का लक्षण है। विकासशील देशों के लोक प्रशासन का लक्षण है प्रतिबद्ध प्रशासन,
लाल फीताशाही, विशेषज्ञ प्रशासन, उत्तरदायी प्रशासन। तो विकासशील देशों के लोक प्रशासन का लक्षण है भाई लाल फीताशाही। प्रश्न नंबर 92 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। विकासशील देशों के लोक प्रशासन का लक्षण है लाल फीताशाही। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 93, विकासशील देशों के लोक प्रशासन का लक्षण नहीं है। विकासशील देशों के लोक प्रशासन का लक्षण नहीं है। क्या लक्षण नहीं है? औपनिवेशिक विरासत या जनमत और लोगों की आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता का अभाव या संवेदनशीलता या मामले को टालते रहो। तो विकासशील देशों के लोक प्रशासन का लक्षण नहीं है पूछा जा रहा, तो लक्षण नहीं है संवेदनशीलता। औपनिवेशिक विरासत लक्षण है जनमत और लोगों की आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता में कमी रहती है, ये भी लक्षण है। मामले को टालते रहते हैं, ये भी लक्षण है। प्रशासन का लक्षण नहीं है विकासशील देशों में, तो है संवेदनशीलता। तो प्रश्न नंबर 93 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 94, विकासशील देशों के प्रशासन का लक्षण है। विकासशील देशों के प्रशासन का लक्षण है, तो क्या लक्षण है भाई? कुशल प्रशासन नहीं। विकासशील देशों के प्रशासन का लक्षण कुशल प्रशासन नहीं है। मितव्ययी प्रशासन नहीं भाई, ये भी नहीं। भाई भतीजावाद, विकासशील देशों के प्रशासन का लक्षण है भाई भतीजावाद। समर्पण अथवा सेवा की भावना, ये लक्षण नहीं है। तो प्रश्न नंबर 94 में विकासशील देशों के प्रशासन का लक्षण है भाई भतीजावाद। प्रश्न नंबर 94 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। विकासशील देशों के प्रशासन का लक्षण नहीं है। विकासशील देशों के प्रशासन का लक्षण नहीं है। तो प्रश्न नंबर 95, प्रबंधकीय निपुणता, लाल फीताशाही, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार। तो विकासशील देशों के प्रशासन का लक्षण क्या है, ये पहले जान लेते हैं। लाल फीताशाही, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, ये विकासशील देशों के प्रशासन का लक्षण है। आपसे पूछा जा रहा लक्षण नहीं है, तो वो नहीं है प्रबंधकीय निपुणता। तो प्रश्न नंबर 95 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। विकासशील देशों के प्रशासन का लक्षण प्रबंधकीय निपुणता नहीं है, यहाँ पे प्रबंधकीय निपुणता का अभाव है। प्रश्न नंबर 95 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 96, विकासशील देशों के प्रशासन का लक्षण है। विकासशील देशों के प्रशासन का लक्षण राजनीति में संलग्नता, ये लक्षण है। शहरी और उच्च मध्यवर्गीय पृष्ठभूमि, ये लक्षण है। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, ये लक्षण है। और तीनों लक्षण है, तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन द। प्रश्न नंबर 96 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। विकासशील समाज में लोक प्रशासन का प्रमुख कार्य क्या है? विकासशील समाज में लोक प्रशासन का प्रमुख कार्य क्या है? कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाना, राजस्व इकट्ठा करना या देश की रक्षा करना। प्रश्न नंबर 97 का उत्तर देने का प्रयास करें। विकासशील समाज में लोक प्रशासन का प्रमुख कार्य है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाना भाई। प्रश्न नंबर 97 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। और हम आपको बार बार अवगत करा रहे हैं कि अभी आपके सामने हम इन कठिन प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं, अधिक प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं। जो आपको परीक्षा हाल में जो आप गलती करके आते हैं, जिन प्रश्नों को गलत करके आते हैं, हम उन्हीं को पहले आपके सामने ला रहे हैं
ताकि इसका रिवीजन आपका बार बार हो जाए। इसका रिवीजन आपको इन प्रश्नों से आप अवगत हो जाएं, ताकि आप तो 80% 75% आप सरल प्रश्नों से कर ही ले जाएंगे, पर ये जो नियुक्ति पत्र मिलने से रोक देते हैं प्रश्न, उन प्रश्नों को आपके सामने मैं लाया हूँ। उन प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है रिवीजन क्लास। इन प्रश्नों की श्रृंखला के बाद, अधिक प्रश्नों की श्रृंखला के बाद रिवीजन प्रश्नों की श्रृंखला आएगी। उसमें हम आपको विधिवत उसकी व्याख्यात्मक हल करके उस समझाने का प्रयास करेंगे। तो अभी इसको आप और आपके दोस्त देखें, समझें और परीक्षा हाल में सही करके आवें। तो प्रश्न नंबर 98, विकासशील समाज में लोक प्रशासन का प्रमुख कार्य क्या है? प्रश्न नंबर 98 में विकासशील समाज में लोक प्रशासन का प्रमुख कार्य क्या है, ये आपको बताना है। तो प्रमुख कार्य, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ग्रामीण विकास है, या शहरों में सड़कों का निर्माण है, या राजनीतिक प्रशिक्षण है, या राजनीतिक चेतना का विकास है। प्रश्न नंबर 98 का उत्तर दे भाई। विकासशील समाज में लोक प्रशासन का प्रमुख कार्य क्या है? वो प्रमुख कार्य है ग्रामीण विकास। अब देखिए, ऐसे प्रश्न आ जाएंगे परीक्षा हाल में तो दिमाग खराब हो जाएगा। आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप तुक्का मारने में भी गलती करके चले आएंगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला लाए हैं कि आपकी सफलता का रास्ता क्लियर हो जाए। तो विकासशील समाज में लोक प्रशासन का प्रमुख कार्य है ग्रामीण विकास। प्रश्न नंबर 98 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारत जैसे विकासशील देश में विकास प्रशासन का आधार स्तंभ, भारत जैसे विकासशील देश में विकास प्रशासन का आधार स्तंभ क्या है भाई? तो ये विकास अधिकारी हैं, या पंचायती राज हैं, या जिला विकास अधिकारी हैं, या विकास आयुक्त हैं। भारत जैसे विकासशील देश में विकास प्रशासन का आधार स्तंभ क्या है? तो इससे पहले जो प्रश्न था जिसमें हमने बताया था ग्रामीण विकास, उसी से संबंधित प्रश्न हैं। अब ऐसे प्रश्न आप देख लीजिए कि यहाँ कितने कठिन और परीक्षा हाल में दिमाग को खराब करने वाले। आप ऐसे प्रश्नों में उलझ जाएंगे। आपको ऐसे प्रश्न ला के दिए हैं कि आप उसको बार बार देखने का प्रयास करें। भारत जैसे विकासशील देश में विकास प्रशासन का आधार स्तंभ है पंचायती राज भाई। प्रश्न नंबर 99 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 100, भारत के अधिकारी तंत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? भारत के अधिकारी तंत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? भ्रष्टाचार। हाँ, भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। इनके अंदर लाल फीताशाही की भावना रहती है। प्रशासन का राजनीतिकरण करते हैं। वे तीनों विशेषता है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन दा। प्रश्न नंबर 100 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। आजकल भारत को लोक सेवा को आधुनिक बनाने के लिए सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है। आजकल भारत की लोक सेवा को आधुनिक बनाने के लिए सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है। तो किस पर? प्रशिक्षण पर, या वातानुकूल कार्यालय पे, या उन्नत संचार तकनीकें पर, या जनसंपर्क पर। प्रश्न नंबर 101, तो आजकल भारत की लोक सेवा को आधुनिक बनाने के लिए सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है प्रशिक्षण पर भाई। प्रशिक्षण पर। प्रश्न नंबर 101 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 102, पद वर्गीकरण का सही अर्थ। पद वर्गीकरण का सही अर्थ क्या है भाई? प्रश्न नंबर 102 का अर्थ बताएं भाई। पद वर्गीकरण का सही अर्थ, योग्यता के आधार पर वर्गीकरण,
या कर्तव्यों एवं दायित्वों के आधार पर पदों का समूहीकरण, या वेतन के आधार पर वर्गीकरण, या विभागों के आधार पर पदों का वर्गीकरण। प्रश्न नंबर 102 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। पद वर्गीकरण का सही अर्थ क्या है? तो पद वर्गीकरण का सही अर्थ है कर्तव्यों एवं दायित्वों के आधार पर पदों का समूहीकरण। पद वर्गीकरण का सही अर्थ है कर्तव्यों एवं दायित्वों के आधार पर पदों का वर्गीकरण। प्रश्न नंबर 102 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 103, पद वर्गीकरण का आधार। पद वर्गीकरण का आधार क्या है भाई? पद वर्गीकरण का आधार किसी पद का कार्यक्षेत्र या विषय, हाँ, पर्यवेक्षण और अधीक्षण की मात्रा, हाँ ये भी, कार्यों की प्रवृत्ति, ये भी है, और पद वर्गीकरण के आधार पे ये तीनों हैं। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? प्रश्न नंबर 103 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 104, पद वर्गीकरण का आधार है। क्या आधार है भाई पद वर्गीकरण का? तो ये सेवा है। पद वर्गीकरण का आधार सेवा भी है, श्रेणी भी है और स्तर भी है। सेवा, श्रेणी और स्तर ये पद वर्गीकरण का आधार है। तो प्रश्न नंबर 104 का ऑप्शन द उपर्युक्त तीनों, ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 105, पद वर्गीकरण से लाभ हैं। इस कार्मिक प्रशासन के दूसरे सेशन का ये लास्ट प्रश्न है और अभी इसके ये दूसरा सेशन जा रहा है। इसके 3 सेशन और आपके पास जाएंगे। कार्मिक प्रशासन से कोई भी प्रश्न अगर आपके परीक्षा हाल में मिले आएगा तो आपके नज़रों से वो बच नहीं पाएगा। जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उतने प्रश्नों की श्रृंखला इसमें समाहित किया गया है। वो आपको 5 सेशन के माध्यम से मिल जाएगा। तो एक आपके पास पहुंच गया, दूसरा ये पहुंच रहा, इसके बाद 3 सेशन इसका और जाएगा। तो पद वर्गीकरण से लाभ, प्रश्न नंबर 105, पद वर्गीकरण से लाभ बताना है आपको। तो कार्मिकों की भर्ती में सुविधा, हाँ भाई ये भी लाभ रहता है। पद वर्गीकरण से लाभ, कार्मिकों की भर्ती में सुविधा होती है। विवेकपूर्ण पदोन्नत व्यवस्था का निर्माण आसान, हाँ भाई विवेकपूर्ण पदोन्नत व्यवस्था का निर्माण आसान हो जाता है। लोक सेवा आयोगों के कार्यों में सुविधा, लोक सेवा आयोगों के कार्यों में सुविधा रहती है। और पद वर्गीकरण से ये तीनों लाभ हैं। कार्मिकों की भर्ती में सुविधा, विवेकपूर्ण पदोन्नत व्यवस्था का निर्माण आसान होता है, लोक सेवा आयोगों के कार्यों में सुविधा रहती है। तो ये तीनों लाभ हैं। तो ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 105 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर है। इस सेशन के इसी प्रश्न के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।